हेलो स्टूडेंट्स, परमाणु संरचना के इस लेक्चर में आपने अभी तक, इससे पहले के लेक्चर में आपने अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनके द्वारा अब आगे का जो पोर्शन है वो और इजी हो जाएगा, मतलब आसान हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। जैसे पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। वो चीज़ें कौन कौन सी थी? जैसे मैंने बताया प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। क्या बताया था? प्लम पुडिंग मॉडल किसका? थॉमसन का। उसमें मैंने बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसमें बीच बीच में आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या पाया जाता है? नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसमें बीच बीच में यूनिफॉर्मली क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन ये फिर बाद में क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। रीजन आप लोगों को बताए थे कि इसमें क्या होता था कि इनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में कोई डिटेल या कोई जानकारी नहीं दी गई, ठीक है। इसके बाद रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड्स कौन सा एक्सपेरिमेंट बोलते हैं? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने बात किया था कि जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, यानी कि अगर देखें अल्फा कण प्रकीर्णन या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय रदरफोर्ड, उसमें इन्होंने गोल्ड फॉयल यानी कि जो सोने की बहुत ही पतली झिल्ली, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं फॉयल का मतलब पन्नी हो सकता है, तो फॉयल का यूज किया था, जिसका अगर हम थिकनेस देखें तो मैंने लिखा था 10⁻⁴ mm अप्रॉक्स। ये आपका क्या था? गोल्ड फॉयल की मिनिमम थिकनेस थी। तो इन्होंने क्या किया? गोल्ड फॉयल का यूज किया और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई, जिससे क्या हुआ? इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसके थ्रू इन्होंने न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी की थी। और उस न्यूक्लियर मॉडल में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। उसमें से पहला था कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल जाते थे, ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते थे, और वहीं पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद वहां से उसी डायरेक्शन में वापस आ जाते थे। तो इन तीन चीज़ों पर तीन कॉन्सेप्ट बनता है या तीन कंक्लूजन उन्होंने निकाला। उन्होंने पहले पॉइंट का ये बताया, जहां से सीधे निकल गए, उन्होंने बताया कि नाभिक के चारों तरफ कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो खाली रहता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन चक्कर करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। इन्होंने बताया कि परमाणु 2 मुख्य भाग से मिलकर बना हुआ है। पहला मुख्य भाग है वो है न्यूक्लियस, जो उसका सेंट्रल पार्ट है और हार्ड पार्ट है और पॉजिटिव पार्ट है। दूसरा मुख्य पार्ट है उसका जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि अगर हम बोले तो न्यूक्लियस के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको इन्होंने मेंशन किया अपने किसमें? न्यूक्लियर मॉडल में, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। जो नाभिक है वो क्या होता है? आपका धनावेशित होता है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो नाभिक कैसा है? धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाए जाते हैं, और जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैं उनको हम कलेक्टिवली, मतलब एक साथ अगर हम कहना चाहेंगे तो उनको हम एक साथ कह सकते हैं क्या? न्यूक्लियॉन कह सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज न्यूक्लियॉन, यानी कि इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और इसके बाद हमको आज पढ़ना है, आज के लेक्चर में, वो है कुछ चीज़ें। अच्छा, कुछ पिछले लेक्चर में ये भी मैंने बताया था क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस में मैंने बताया कि जब कोई बॉडी किसी रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है या उसको इमिट करती है, तो वो जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में, फिक्स अमाउंट के रूप में वो इमिट करती है, ठीक है।
मतलब मान लीजिए कोई भी सरफेस है या कोई भी ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का मतलब मैंने फिर बोला था कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की हो, नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह काम कर सकता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरफेस ऐसा हो, ब्लैक हो, उसी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी, नहीं, जो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ एमिट करते हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब अवशोषित करना और एमिट का मतलब होता है उत्सर्जित करना। तो ये क्या करते हैं, लाइट को यानी कि रेडिएंट एनर्जी को या विकिरण ऊर्जा को जो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और उसी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, अर्थात उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, तो उन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर सरफेस हो या कोई भी बॉडी हो जो क्या करती है, जो लाइट को या रेडिएंट यानी कि विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके, ठीक है, क्या करके, अवशोषित करके उसको क्या करती है, उत्सर्जित करती है। तो उत्सर्जित करते समय उसमें से जो ऊर्जा होती है वो छोटे छोटे फिक्स एनर्जी के बंडलों के रूप में निकलती है और जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। और अगर कई सारे बंडल हों तो उनको हम क्वांटा का नाम देते हैं। लाइट के केस में, सनलाइट के एनर्जी के केस में इनको हम फोटोन, और कई सारे हों तो फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, जिसका एक फार्मूला लिखवाया था E=h²। क्या लिखवाया था मैंने, E=h²। यहाँ पे E है एनर्जी ऑफ रेडिएंट एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं रेडिएंट एनर्जी या विकिरण ऊर्जा कितनी होती है वो फिक्स है। H क्या है, ये था प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी थी यानी कि आवृत्ति थी। एनर्जी जो रेडिएशन था उसकी क्या है, आवृत्ति थी। तो यहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर हुई। न्यू को मैंने फिर मॉडिफाई किया था, इसको मैंने लिखा था आगे चल के hc/λ में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ पे c सनलाइट की स्पीड थी या स्पीड ऑफ लाइट है, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। c की जो स्पीड होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि प्रकाश की चाल है। यहीं पर लैम्डा जो है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं, अर्थात तरंग दैर्ध्य, इसको कहते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पर चीज़ें आपकी क्लियर यहाँ तक हो गई थी। अब आज हमें जो पढ़ना है वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ना है हम लोगों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो चलिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसी परमाणु संरचना में बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस समझना है उसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे हम सिंपल सा, आपने अगर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ ली है तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जिसने पढ़ लिया उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत या वैद्युत प्रभाव। ध्यान दीजिए, नाम से ही पता चल रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसका मतलब होता है प्रकाश का प्रयोग करके हम वैद्युत का उत्पादन करें या विद्युत का उत्पादन करें या विद्युत इफेक्ट पैदा करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास एक मेटल की प्लेट है, मान लीजिए आपके पास एक मेटल की प्लेट है। ये क्या है, मेटल, ये क्या है, धातु। ये जो प्लेट आपको मैं दिखा रहा हूँ ये किसकी प्लेट है, मेटल की प्लेट है, यानी कि धातु की बनी हुई एक प्लेट है। इस पर हम रेडिएंट एनर्जी भेज रहे हैं। रेडिएंट एनर्जी का मतलब सनलाइट, ठीक है, सनलाइट हम भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं हम इस पे, सनलाइट को हम भेज रहे हैं, यानी कि प्रकाश को भेज रहे हैं। चलिए ठीक है, सनलाइट हो गया है, हम बोल देते हैं लाइट को हम भेज रहे हैं। सीधे सीधे हम क्या बोले, हम बोलने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर इस मेटल पर लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। अब लाइट की अपनी कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को चलिए मैं लिखता हूँ E=h²0। मैंने न्यू नॉट लिख दिया, जहाँ पे न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। क्या है, न्यू नॉट क्या है,
ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अभी हम बताएंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, ध्यान दीजिए। तो मेटल यानी कि धातु की जो प्लेट है इस पर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, तो हुआ क्या, इस मेटल की प्लेट ने लाइट की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी थी इसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ से इसकी सतह से एक इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है? फिर से सुन लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ये मान लीजिए कैथोड की प्लेट है और जिधर मान लीजिए मैंने बनाया है एनोड की प्लेट, ठीक है। ये कौन सी प्लेट है? एनोड, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट है। और ये कैसी प्लेट थी? निगेटिव। और ये कैसी प्लेट है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, और इनको मैंने मान लीजिए इनको मैंने किसी सर्किट से जोड़ दिया है। किससे जोड़ दिया है? सर्किट से जोड़ दिया, ठीक है। तो मैंने इनको किसी सर्किट से जोड़ दिया। अब हो क्या रहा है, मुझे पता करना है कि क्या प्रकाश के द्वारा विद्युत इफेक्ट पैदा होगा। तो हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। आपको सिंपली वे में समझा रहे हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। जो क्या होगा, अगर लाइट जाएगी, ये लाइट उत्पन्न होगी, तो उससे क्या होगा, ये चलेगा या जलना स्टार्ट करेगा। तो ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब हो गया। चलिए, अब हो क्या रहा है कि हमने इसके निगेटिव प्लेट पर लाइट को इंसिडेंट कराया। कितनी एनर्जी थी? एच न्यू नॉट, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इससे कम की अगर फ्रीक्वेंसी लेंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर एक मेटल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखता है। तो इसकी जितनी कैपेसिटी है उतना एनर्जी पहले लेगा। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इससे कम अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं फिर से। जो लाइट है वो जब मेटल की प्लेट पर गिरती है तो मेटल की प्लेट पर गिरने के बाद पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसका कुछ पोर्शन इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाता है और कुछ पोर्शन उस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचाने में खर्च हो जाता है। मतलब भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को गतिज ऊर्जा पढ़ा होगा आप लोगों ने। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है जब कोई बॉडी मोशन में हो तो उस समय जो उसमें ऊर्जा पाई जाती है, एनर्जी होती है, उसको हम गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी भी इसमें डेवलप होता है, लेकिन कब? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये आप डॉटेड देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जो इसको निकलने में मदद करेगी। मतलब इस मेटल को छोड़कर ये निकल जाएगा। तो हमने मान लो एनर्जी दिया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो क्या मैंने इसको इसके बराबर एनर्जी दी? नहीं दिया। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसको चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी नहीं दी भाई हमने 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़कर निकलेगा नहीं, अर्थात उत्सर्जित नहीं होगा। यहीं पर सपोज दैट मैंने इसको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको चाहिए कितना? इमिट होने के लिए, उत्सर्जित होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको कितना दे दिया? मान लीजिए मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें से निकल कर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया, मतलब निकल गया अब यहाँ से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन इमिट होना था इस सरफेस से, इस मेटल यानी कि धातु की सतह से, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्लस चार्ज किस पे है? एनोड पर। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होगा किसकी तरफ? प्लस की तरफ। लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है अगर देखा जाए तो हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं उसकी, तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। या तो अट्रैक्शन द्वारा इस पर कोई फोर्स लगे तो ये पहुँच जाएगा। दूसरी चीज, मान लीजिए हमने इसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो होगा क्या? फिर से सुन लीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट एनर्जी प्रोवाइड करी, इसको चाहिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा और निकल गया। समझ में आ रहा है?
इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे था मेटल की, धातु की, उसने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब किया और निकल गया, तो 3 में से 2 घटाइए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अभी भी बची है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या निकलता है आपको कि हर एक मेटल का उसकी इलेक्ट्रॉनों का एक वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन होता है, अर्थात हर एक इलेक्ट्रॉन की एक लिमिटेड एनर्जी होती है या फिक्स्ड एनर्जी होती है। उससे कम एनर्जी देने पर विद्युत या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं दिखेगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो दी जाएगी तभी प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखेगा। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम बार बार बोल रहे हैं, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो बार बार बोल रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी को हम कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फिर से सुन लीजिए, क्या हमारा हेडिंग था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी मेटल की सतह पर यानी कि धातु की सतह पर गिरती है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के इस उत्सर्जन को ही हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, अच्छा इन इलेक्ट्रॉनों को हम नाम क्या देते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर जब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में यहाँ से पहुँचने लगे, मान लीजिए इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने प्रकाश की। इंटेंसिटी मतलब, फिर से सुन लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए पहले मैं 1 टार्च जला रहा था, अब मैंने 2 टार्च जलाए, 2 के बाद 3 टार्च जलाए, तो मैं लाइट की इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और लाइट की जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, लाइट की जब आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तब जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। तो मान लीजिए पहले मैंने एक इतनी इंटेंसिटी डाली थी, अब एक और इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तो एक इंटेंसिटी बढ़ने से इससे क्या हो गया? इससे इलेक्ट्रॉन एक और निकलने लगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन फिर पहुंचेगा। जितनी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उसी हिसाब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने लगते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़कर वो किसकी तरफ? काइनेटिक एनर्जी के साथ पहुंचेंगे प्लस वाली प्लेट यानी कि एनोड की तरफ। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और तुरंत ही इसके अपोजिट, हमेशा रखिए जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट हमेशा धारा का फ्लो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन ये इधर फ्लो हुआ, उसके अपोजिट करंट का फ्लो होने लगा, और जब करंट फ्लो होगा तो ये बल्ब क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा, और जब बल्ब ग्लो करने लगेगा तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, क्या फ्लो होने लगा? सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, यानी कि इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, और इस करंट को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हिंदी में भी आप इसको फोटो वैद्युत धारा या प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नो डाउट आपका क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या है? जब प्रकाश की किरणें या प्रकाश एनर्जी या लाइट एनर्जी किसी मेटल यानी कि धातु की सतह पर गिरती है तो वहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो जिनके द्वारा, अगर परिपथ की बात करें तो परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इनमें नो डाउट आपका क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर एक फार्मूला लिखने की जरूरत है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ जितनी एनर्जी हम भेजेंगे
वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च होती है, मतलब वर्क फंक्शन में खर्च हो जाती है। ठीक है, ये जो W लिखे हैं इसका मतलब होता है वर्क फंक्शन। तो जितनी एनर्जी हम भेजेंगे, यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी, लाइट एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी हम देते हैं उसका सबसे ज़्यादा पार्ट किस में खर्च हो जाता है? वर्क फंक्शन करने में, और साथ ही साथ बाकी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में खर्च होती है, यानी कि ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा। कौन सी एनर्जी? गतिज ऊर्जा। वहीं पर W क्या है? इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन, यानी कि कार्यफलन। और कार्यफलन का मतलब होता है इतनी ऊर्जा, जो W लिखी है, इतनी ऊर्जा अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में खर्च होता है। ठीक है, और E क्या है? टोटल एनर्जी है, टोटल लाइट एनर्जी, टोटल लाइट एनर्जी। ये पूरी एनर्जी है, ये वाली ध्यान दीजिएगा। जितनी एनर्जी इसको मिलेगी, मान लेते हैं hν मिलता है, तो उसका कुछ पार्ट W में और कुछ पार्ट उसका काइनेटिक एनर्जी के लिए खर्च हो जाएगा। तो ये चीज़ें नो डाउट आपकी क्लियर हो गई। अब अगला जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल क्या कहता है? आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, उसमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी? सबसे पहला कमी ये था, रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। कैसा चक्कर लगाता रहता है? लगातार चक्कर लगाता रहता है, जिससे क्या होगा? एनर्जी की हानि होती रहती है, अर्थात एनर्जी उनकी क्या होती रहती है? खत्म होती रहेगी। और ऐसा करने पर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, और इससे एटम की अस्तित्व क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, या एटम जो है उसका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये बात रदरफोर्ड ने नहीं सोचा। बाद में जो इनके ड्रॉबैक्स थे, यानी कि जो कमियां थी, वो सब यहीं से इनकी कमियां स्टार्ट हुई। मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का रूल था या थ्योरी था, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वो कहता है कि ऐसा करने पर जो एटम है वो क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये पहला इनका क्या था? ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो लाइन स्पेक्ट्रम्स होती हैं, इनके बारे में इन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया, यानी कि कोई भी जानकारी नहीं दी। तो इसलिए इनका दूसरा ड्रॉबैक था कि इन्होंने स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, और स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम में कौन सा स्पेक्ट्रा? लाइन स्पेक्ट्रा पर कोई इन्होंने बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं की। इसलिए इनके जो न्यूक्लियर मॉडल का था, या इनका जो एक तरीके से अगर देखें तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब उनकी कमियां थी। ठीक है, इसके बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल आया। बोहर का एटॉमिक मॉडल कुछ रदरफोर्ड के फीचर को लेके चलता है, मतलब रदरफोर्ड का ऐसा नहीं कि सारी फीचर्स गलत थे, नहीं, रदरफोर्ड के कुछ ऐसे फीचर भी थे जो सही थे, जिनको लेकर बोहर ने भी, यानी कि बोहरबरी, पूरा नाम है बोरबरी भी कहते हैं, बोहरबरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर बोहरबरी का एटॉमिक मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसका मतलब बोहर का या बोहर का परमाणु मॉडल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल या बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड के कुछ पॉइंट्स को भी मेंशन किया था। ऐसा नहीं कि इन्होंने जितने भी रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट हैं उनको गलत कर दिया। जैसे कि पहला कि एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से मिलकर बनता है, और साथ ही साथ इसका जो संपूर्ण मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। सबसे पहला पॉइंट फिर से सुन लीजिए आप लोग, एटम जो है वो न्यूक्लियस से मिलके बना है, और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस भी पाया जाता है एटम के अंदर, कहने का मतलब इनका ये है। और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, कैसा होता है? धनात्मक होता है। और साथ ही साथ
ऑलमोस्ट द एंटायर मास, मतलब ये है परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। दूसरा चीज इन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया, इन्होंने बताया कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डेफिनेट रेडियाई। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ यानी कि नाभिक के चारों तरफ अगर देखा जाए तो निश्चित त्रिज्याओं वाली एक तरीके से निश्चित त्रिज्याओं वाली वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं यानी कि घूमते रहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ बार बार यहाँ पे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ हमारे पास निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाएं हैं। तो ये जो कक्षाएं आप देख रहे हैं ये निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाएं हैं। यहाँ पर सेंटर का पोर्शन जो है ये कहलाता है नाभिक, जिसको हम कहते हैं क्या, न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और बाकी का जो बगल में है इनको हम सब क्या कहते हैं, ये जो साइड में है इनको हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। साथ ही साथ इनको ऑर्बिट भी कहा जाता है, इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनको आप लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बनाया ये इनका दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट फिर से सुन लीजिए, इन्होंने बोला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक के अंदर। और दूसरा इन्होंने इसी में एक पॉइंट इसी में बोला था पहले ही पॉइंट में कि जो नाभिक है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। नो डाउट ये रदरफोर्ड का ही एजम्पशन था, रदरफोर्ड का ही पॉस्टुलेट था। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट जो इन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया, इन्होंने अपनी तरफ से ये ऐड किया कि इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूर्णन करते हैं। ठीक है, निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूर्णन करते हैं। मतलब अगर हम देखें तो इसकी त्रिज्या अलग है, सेंटर इसको मान के चले न्यूक्लियस को, तो इस वाले की त्रिज्या अलग है, इस वाले की त्रिज्या अलग है और इस वाले की त्रिज्या अलग है। बट अगर हम यहाँ सिर्फ एक की देखें तो त्रिज्या हर जगह से इसकी क्या आएगी, सेम आएगी। तो निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में घूर्णन करते हैं, अर्थात डेफिनेट रेडियाई के इनके पास ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। ये आपका पता चला। और इसको हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसको कोष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, या इसी को शेल भी कहा जाता है। तो ये जितने भी सेल्स हैं इनका कुछ नामकरण भी है और इनका नामकरण क्या है मैं बता दूं। यहाँ पे जो सेल्स हैं इनका नाम क्या कहते हैं, ये पहला सेल जिसको हम के कहते हैं, ये एल, फिर एम, इसके बाद फिर एक और आएगा जिसको हम नाम क्या देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं किसका, एन का। तो के, एल, एम और एन, ये आपके क्या हो गए, के, एल, एम, एन हो गए। और साथ ही साथ इनको नंबरिंग के हिसाब से 1, 2, 3, 4 ये आपके क्या हो गए, इनके सेल के नाम हो गए। तो पहला सेल के कहलाता है, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन। और ये जो आपके नंबरिंग है ये 1, 2, 3, 4 के हिसाब से नंबरिंग होते हैं और इन नंबरिंग को एन से डिनोट करते हैं, एन बराबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या आप बोल सकते हो मुख्य क्वांटम संख्या, जिसकी चर्चा हम जब क्वांटम संख्याएं पढ़ाएंगे यानी कि क्वांटम नंबर्स पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे। तो अभी के लिए आपको ये समझ जाना जरूरी है कि सेकेंड पॉइंट आपका बोहर का परमाणु मॉडल का क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन है। और यहीं पर अगर हम बात करें इनके ऑर्बिट्स की यानी कि कोष की, तो जितने भी ऑर्बिट हैं या जितने भी सेल्स हैं सबकी एक फिक्स्ड यानी कि डेफिनेट क्या है, रेडियाई है। और डेफिनेट रेडियाई में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर रिवॉल्व जिस करते हैं उनकी उन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, उन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है। अच्छा ध्यान दीजिए, थर्ड पॉइंट ये क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन के कक्षा में घूम रहा है
तो उन कक्षाओं में घूमते समय वो ना तो ऊर्जा को क्या करता है, रेडिएट करता है, या उसकी एनर्जी को ना ही एनर्जी का लॉस करता है। ठीक है, मतलब है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ डेफिनेट या परमिटेड ऑर्बिट्स दे डू नॉट रिलीज या रेडिएट और लॉस एनर्जी। मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहा होता है तो वह ऊर्जा का कोई भी लॉस, हानि नहीं करता है, यानी कि वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है या किसी भी प्रकार की विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। और ऐसे ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट यानी कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में यानी कि अपने सेल में, अपने ऑर्बिट में, अपने कोश में चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होता है, तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, उसमें उसके ऊर्जा में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, यानी कि किसी भी प्रकार की विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। और जिसके कारण ऐसे कोश को या ऐसे ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट भी कहते हैं। नॉन रेडिएटिंग, रेडिएटिंग मतलब जिनसे एनर्जी का लॉस हो रहा हो, रेडिएशन निकल रहा हो बार बार, लेकिन नॉन रेडिएटिंग का मतलब जिनसे रेडिएशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो यानी कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर हम बात करें तो जितना दूर, अगर हम बात करें यहाँ पे, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ एनर्जी लेवल फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट। मतलब समझिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, ठीक है, मतलब यहाँ प्लस है और यहाँ ये एन वाले में, मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एन वाले में है, तो उससे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी बद्ध होती है, उससे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होता है, अगर देखा जाए तो उससे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी या, फिर से बोल रहे हैं, स्टेशनरी या नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका वो क्या है, जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है अर्थात एंगुलर मोमेंटम होता है, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मैं बार बार बोलूँगा और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपका जब भी पोस्टुलेट पूछा जाता है इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका, ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया कि जिन ऑर्बिट्स में यानी कि जिन कोश में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों का एंगुलर मोमेंटम अर्थात अगर हम लिखें तो कोणीय संवेग, कौन सा संवेग, कोणीय संवेग h/2π, इनका जो कोणीय संवेग है ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब n से मल्टीप्लाई कर दिए h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब फिर से सुन लीजिए, इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि जो परमिटेड ऑर्बिट हैं यानी कि जो इनके कोश हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब अगर हम बात करें पहले सेल की तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n बराबर 1 लेके चलना है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 ऐसे होगा, जहाँ पे n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात नंबर ऑफ सेल्स है या सेल का नंबर है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर n इंटू h/2π ये किसकी वैल्यू होगी, एंगुलर मोमेंटम की, और एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है L और साथ ही साथ फार्मूला भी होता है MBR। तो यहाँ से ये एक फार्मूला बनता है L = MBR = NH/2π, और ये आपका ऑप्शन में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने अभी जो ब्रैकेट से घेरा है ये आपका ऑप्शन में पूछा जाता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि जो आपके बोरबरी द्वारा
कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो बताइए। ऑप्शंस में गलत भी लिखा होता है, ऑप्शंस में इसको इधर उधर करके भी लिखा होता है। आपका सही ऑप्शन अगर देखें तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं। कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, mvr, इसको हम क्या बोलते हैं, कोणीय संवेग, और फिर बराबर उसके क्या है, n इंटू एच अपॉन 2π या NH अपॉन 2π भी कहते हैं, जहां पे L क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, कक्षक कोणीय संवेग, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, और यहाँ पे n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम लोग बोहर का क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसको क्या कहते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट, या पोस्टुलेट का मतलब होता है इनके सिद्धांत या इनके टर्म्स दिए गए, तो यहाँ पे बोहर्स क्वांटाइजेशन पोस्टुलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपकी बोहर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ पॉइंट से वो क्लियर किए। एक लास्ट पॉइंट है वो मैं बता दूं, एनर्जी कब रिलीज होगी और कब नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी कब रिलीज होगी और कब नहीं होगी, समझिए। मान लीजिए ये आपका पहला सेल है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मतलब पहले सेल में रिवॉल्व कर रहा है। पहले सेल में, अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर K है तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, M में मैक्सिमम 18 और N में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, K, L, M, N के हिसाब से अगर देखें तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, M में 18 और N में 32 होते हैं। और ये नंबर निकालने का तरीका होता है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करनी है, यानी कि किसी भी सेल में अगर आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी भी कोष में निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला होता है, 2n², जहां पे n क्या है, कोष का नंबर। जैसे मान लो मैंने पूछा K में बताइए कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो K के लिए n इक्वल टू कितना है, 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर कितना मिला, 2, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी कोष में, किसी भी ऑर्बिट में, यानी कि किसी भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, या फिर मैं उसको बोलूँ किसी भी सेल में अगर हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, 2n², जहाँ पे n क्या है, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। जो हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं वो पॉइंट क्या है, समझिए। कोणीय संवेग तो आपको समझ में आ गया। अब जो इनका अगला पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो तरीके के स्टेट पाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमने बताया जैसे K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट घूम रहा है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। मैं यहाँ पर दो तरीके के स्टेज बताने जा रहा हूँ, एक बताने जा रहा हूँ ग्राउंड स्टेज और एक बताने जा रहा हूँ एक्साइटेड स्टेज। एक्साइटेड स्टेज, ग्राउंड स्टेज में बात करें तो इसको भरण अवस्था कहते हैं, भरण अवस्था कहते हैं, और इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेज मतलब उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस स्टेज में है, अगर ग्राउंड स्टेट में है तो बोलते हैं वो अपनी भरण अवस्था में है, और वहीं पर अगर हम देखें एक्साइटेड स्टेज में है तो हम इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है, चलिए बात करते हैं इन दोनों का मतलब क्या है। अगर देखें तो ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड स्टेज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी n इक्वल टू 1 वाले में है, तो इलेक्ट्रॉन अभी किस में है, n इक्वल टू 1 वाले में है। ठीक है, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 में है, तो ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी का तो लॉस कर नहीं रहा है। मान लीजिए ये अब ट्रांजिशन करने जा रहा है। ट्रांजिशन का मतलब यहाँ होता है संक्रमण, और संक्रमण का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में चला जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, जो n इक्वल टू 1 में जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसको कुछ एनर्जी मिली, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया,
मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, किस वाले में पहुँचा, यहाँ से निकल गया और यहाँ से कहाँ पहुँच गया, फोर्थ वाले यानी कि n में पहुँच गया। तो n बराबर 4, उत्तेजित अवस्था किस में पहुँच गया, 4। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेज है, समझ लीजिए। फिर ये इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है या स्टेज बोलो, यानी कि उत्तेजित अवस्था। फिर से सुन लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो लोअर ऑर्बिट उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है, और जो हायर ऑर्बिट है यानी कि ऊंचा वाला ऑर्बिट उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि हमने 4 पे पहुंचा दिया तो यही एक्साइटेड स्टेट, नहीं। अगर 1 से 2 में गया होता तो 2 इसका एक्साइटेड स्टेट होता, अगर 1 से 3 में गया तो 3 इसका एक्साइटेड स्टेट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही होता है। मान लीजिए दूसरे का भी कोई इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे से कहाँ गया, 4th में गया, तो 4th उसका क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगा। मतलब उत्तेजित अवस्था जब हायर लेवल पे हो या हायर सेल में चला गया हो, वहीं पर जो ग्राउंड स्टेट है मतलब जहाँ पे वो पहले से था, यानी कि जहाँ पे वो पहले से ही रिवॉल्व कर रहा था, वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, एनर्जी कब एब्जॉर्ब होती है और कब एमिट होती है, ये चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से सुन लीजिए, जब आपका इलेक्ट्रॉन या जब भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ये एनर्जी यानी कि ऊर्जा को क्या करता है, ये एनर्जी अर्थात ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अवशोषित करता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते जाते वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब भी कभी एक्साइटेड स्टेट से वो अलग अलग ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी का एमिशन करते हुए आता है, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन कब होगा, जब एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। यानी कि जो हायर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो वहाँ से जब लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, लेकिन अगर लोअर से हायर में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो एनर्जी कब रेडिएट होती है किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा, वो एनर्जी कब रेडिएट होगी, फिर से सुन लीजिए, एनर्जी का रेडिएशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तब एनर्जी का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। अगर हम बोहर थ्योरी का क्या देखें, एक तरीके से बोहर थ्योरी का अगर हम एडवांटेज देखें तो बोहर थ्योरी ने स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीसीज जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है, उनके जो है स्पेक्ट्रा को इन्होंने क्या किया था, मेंशन कर दिया था, मतलब सेटिस्फैक्टरी मेंशन किया था। इसलिए इनके जो बोहर का पास्टुलेट है, बोहर का मॉडल है, ये कुछ समय के लिए या कुछ एक तरीके से बोल सकते हैं ये हर जगह पे एक तरीके से माना जाता है कि बोहर का एटॉमिक मॉडल सही है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर बोहर का जो थ्योरी है वो स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीसीज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन के लिए सेटिस्फैक्टरी है, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन तो है ही, तो हाइड्रोजन में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है, साथ ही साथ हीलियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का जो आयन है He+, यहीं पे लिथियम Li+2, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे स्पीसीज जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए ये जो बोहर का थ्योरी है वो उनके स्पेक्ट्रा को सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन करता है, अर्थात संतुष्ट रूप से उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। नो डाउट यहाँ पर आपका जो ये है क्या बोलते हैं बोहर की थ्योरी, ये आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद बोहर थ्योरी के बाद उसके भी कुछ फेल्योर हैं, मतलब बोहर मॉडल के भी कुछ क्या हैं, कमियां हैं। लेकिन क्या कमियां हैं वो बताते हैं। इन्होंने मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन को डिफाइन नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइन, इसका कहने का मतलब है अगर ये मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम अगर इनको दे दिया जाए तो इनके थ्योरी से मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसके स्पेक्ट्रा को डिफाइन नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनका जो सिस्टम है या
जो बोर का थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब हीलियम प्लस हाइड्रोजन लिथियम प्लस 2, ठीक है, इसी के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो इनका एक तरीके से मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन के लिए इनका जो मॉडल है वो फेल हो गया। इसके बाद में इनके बाद सोमरफेल्ड का मॉडल आया, ठीक है, जिसको लोग ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो बोर के पॉस्टुलेट्स मैंने आपको बताया। बोर के पॉस्टुलेट्स में सबसे पहला आपका क्या था, बोर के पॉस्टुलेट्स में सबसे पहला आपके क्या था कि इन्होंने एक तरीके से उनका क्या, किसका, रदरफोर्ड का पॉइंट जरूर रखा है इसमें, ठीक है, कि जो समस्त द्रव्यमान है वो नाभिक में है और जो चार्ज है वो न्यूक्लियस पे कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। बाकी के पॉइंट्स आपके सामने, जिसमें से मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम का है। एंगुलर मोमेंटम का है, इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, वो L इक्वल टू MBR इक्वल टू NH/2π, यानी कि H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऑप्शंस भी बनते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। तो ऑप्शंस की बात करें तो उसमें कई सारे ऑप्शंस आपके बना दिए जाते हैं और जिसकी वजह से आपको जिसमें से सही उनका कौन सा करना होता है, L इक्वल टू MBR इक्वल टू N इंटू H/2π, ठीक है। तो ये बोहर का एटॉमिक मॉडल था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताई थी मैंने आपको। इसके बाद मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बता दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आपको अब हम कुछ स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। स्पेक्ट्रम में जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर लें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अच्छा एक चीज़ और, बोहर का एटॉमिक मॉडल जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रल की जो लाइंस होती हैं उनका स्प्लिट करना, ये इफेक्ट दो द्वारा दिया गया, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क ने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था और जीमान ने इसको मैग्नेटिक फील्ड में बताया था। तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण बोहर का एटॉमिक मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है और हम इसी से इनको क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। ये आपका क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है या किसी भी एटम का डायग्राम है और इस एटम के डायग्राम में यानी कि चित्र में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है इनके कोष KLMN और साथ ही साथ न्यूक्लियस जिस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, जैसा कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्पेक्ट्रम की प्राप्ति कब होती है, जब रेडिएंट एनर्जी का एमिशन होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जब भी कभी इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए हम इसके जो पहला सेल है जिसको हम K बोलते हैं, K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी पाने के बाद क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अभी किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, यानी कि भरण अवस्था में है। जब यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाने के बाद कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने पर ये ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। फिर से सुन लीजिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। पहली बात तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन का यहाँ पे अगर देखें तो लाइंस की बात करेंगे। हाइड्रोजन आपको पता है सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि किस कोष में होता है, K कोष में होता है, यानी कि N इक्वल टू 1 में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होता है इसका, 1 होता है। अब जो K है यानी कि N है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है।
कैसा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब इसको कुछ एनर्जी मिलेगी तो ये एनर्जी को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और अपने ग्राउंड स्टेट से ये कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो अब ये कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। और मान लीजिए इसका एक्साइटेड स्टेट कौन सा है, m है। तो इलेक्ट्रॉन m वाले एक्साइटेड स्टेट में गया, यानी कि n इक्वल टू 3 में चला गया, n इक्वल टू 1 से, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू किस में चला गया, 3 में चला गया। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जब भी कभी ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और वहीं पर जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से कहाँ आना स्टार्ट हुआ, ग्राउंड स्टेट में वापस आना चाहा, तो इसने अपनी एब्जॉर्ब एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और इनसे हमें स्पेक्ट्रा की प्राप्ति हुई, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, एनर्जी जो है इन्होंने विकिरण के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर दिया। और ये जो रिलीज करने पर इनसे हमको किसकी प्राप्ति हुई, स्पेक्ट्रा की प्राप्ति हुई। और इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपके कई सारे लाइंस हैं जिनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज भी कहते हैं। और वो सीरीज कौन कौन से हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री क्या होते हैं, आपके टोटल 6 हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल सीरीज है वो टोटल कितनी है, 6 हैं। पहला लाइमन, दूसरा बामर, तीसरा पाशन, ब्रैकेट, फुंड और आपका लास्ट है वो है हम्फ्री। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लाइमन, बामर, फिर उसके बाद क्या है, पाशन सीरीज है, फिर ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाद फुंड है, और फुंड के बाद हम्फ्री है। ठीक है, तो ये सब के सब आपके सीरीज हैं, लाइमन सीरीज, फिर बामर सीरीज, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर फुंड और फिर हम्फ्री। इनको सबको सीरियल से याद करना है एक साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रल सीरीज हैं। और ये किस किस रीजन में लाई करती हैं, तो किन किन रीजन में ये लाई करती हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला आपका जो है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती हैं। दूसरा जो है ये विजिबल रीजन में लाई करती हैं, मतलब विजिबल रीजन के में इनको देखा जा सकता है, पाई जाती हैं। यहीं पर पाशन जो है ये फार इंफ्रारेड, ये भी क्या है, एक तरीके से इंफ्रारेड रीजन अगर हम बोलें तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड रीजन बोल सकते हैं। सीधे सीधे इनको हम इंफ्रारेड बोलते हैं। यहाँ पर इनको भी हम इंफ्रारेड कहते हैं। तो इनका जो रीजन है वो क्या है, इंफ्रारेड। अगला वाला भी इंफ्रारेड। फुंड का भी जो लाइंग रीजन है वो इंफ्रारेड है, लेकिन हम्फ्री का जो है ये फार इंफ्रारेड है, फार इंफ्रारेड। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रीजन है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये सारी चीज़ें आती हैं, इंफ्रारेड भी आता है। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रीजन है। वेवलेंथ के बेसिस पर डिसाइड होती हैं और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर भी इनका एक अपना कैटेगरी होता है। इससे मतलब देखें अगर तो वेवलेंथ के बेसिस पर अलग अलग रीजन्स होती हैं। तो लाइमन सीरीज अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही आपको क्या होगा, अपीयर होगा। बॉमर की बात करें तो विजिबल में, पाशन इंफ्रारेड में है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में है, फुंड भी इंफ्रारेड में है, लेकिन जो हम्फ्री है वो कैसा है, फार इंफ्रारेड में है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम आपको मेंशन कर देते हैं। आपको ये पता है कि ट्रांजिशन हमेशा जब भी कभी लोअर से हायर में होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर दूसरी कक्षा में चला जाए तो इसको ट्रांजिशन कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। तो अगर हम संक्रमण की बात करें तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लिखने जा रहे हैं। लाइमन, बामर,
ये जो आपके सीधे सीधे जितने हम्फ्री तक लिखे हैं इनको आपको सीरियल में याद करना है, लाइमर, बामर, ठीक है, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, इनको आपको क्या करना है, सीरियल से याद करना है, क्योंकि इसमें हमको ट्रांजिशन भी दिखाना पड़ता है, ट्रांजिशन भी याद होना चाहिए। ट्रांजिशन का मतलब जब भी कभी हम लाइमर सीरीज की बात करेंगे तो इसका जो N1 होगा, N1 का मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जो ग्राउंड स्टेट होगा N1 वो हमेशा 1 होगा, यानी कि हम पहले सबका ग्राउंड स्टेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज का जो ग्राउंड स्टेट है ये N1 = 1 है। बामर सीरीज का देखें तो इसके लिए N1 2 होता है, पास्टन के लिए देखें तो इसके लिए N1 3 होता है, वहीं पर ब्रैकेट के लिए N1 4 है, फुंड के लिए N1 5 है और ये पे हम्फ्री के लिए N1 कितना है, 6 है। ये जो N1 बार बार लिख रहा हूँ ये क्या है, इसके लिए ग्राउंड स्टेट कहलाता है। और ट्रांजिशन में यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रांजिशन जो है वो आपका यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ N2 इज ग्रेटर देन N1, जो मैं लिखूंगा उसमें याद रखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब भी कभी ट्रांजिशन वाले सेल की बात की जाती है तो उसमें N2 जो होता है हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब अपना कक्षा छोड़ के दूसरे कक्षा में चले जाना, यानी कि अपने सेल को छोड़कर दूसरे सेल में चले जाना, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाओगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और हायर से फिर ग्राउंड स्टेट में आओगे तो एनर्जी रिलीज होती है और इसी को हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होना, ठीक है। तो पहला यहाँ पे लाइमन सीरीज N1 = 1 है, बामर के लिए N1 = 2 है, ये सब ग्राउंड स्टेट के वैल्यूज लिखे हैं। अब अगला लाइमर सीरीज के लिए जो N2 होगा एक्साइटेड स्टेट, ये 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, आगे कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसके लिए फिर से सुन लीजिए, लाइमन सीरीज के लिए जो N2 होगा यानी कि एक्साइटेड स्टेट वो कुछ भी हो सकता है, किसको छोड़कर, N1 को छोड़कर, ठीक है। ऐसे ही बामर के लिए जो N2 होगा वो 2 को छोड़कर कुछ भी, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी कहाँ तक जा सकता है, इनफाइनाइट तक। पास्टन के लिए भी N2 जो है वो 3 छोड़ दो तो 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। यहीं पे ब्रैकेट के लिए 4 को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें N2 = 5, 6, 7, 8, 9 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। N1 = 5 यानी कि फुंड के लिए जो N2 होगा वो 6 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8 ऐसे करके कहाँ तक, इनफाइनाइट। और जो लास्ट में हम्फ्री बचा है, हम्फ्री के लिए जो एक्साइटेड स्टेट्स होंगे वो 6 को छोड़कर आगे के नंबर्स होंगे। तो N2 इनके लिए जो होगा, किसके लिए, हम्फ्री के लिए, वो होगा 7, 8, 9 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो मैंने लिखे हैं अभी अभी जस्ट, ये सब के सब क्या हैं, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल सीरीज हैं और स्पेक्ट्रल सीरीज में कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन होता है इन सब की वैल्यू है, ठीक है। N2 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी N1 से। और लाइमन के लिए ये जो इनके ग्राउंड स्टेट्स हैं जिसको हम N1 कहते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं N1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सब सीरीज से हैं। और साथ ही साथ जो इनका एक्साइटेड स्टेट है ये 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, N = 1 से। अब N = 1 से और कहाँ से आ सकती है, 6, 5, 4, 3, 2 से कहीं से भी आ सकती है। तो अगर हम इनको दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, ये दूसरे से कहाँ आ रहा है, पहले में, ये तीसरे से कहाँ आ रहा है, पहले में, ये चौथे से कहाँ आ रहा है, पहले में। तो इसके लिए N2 कितना हो गया, ये हो गया 4, इसके लिए N2 कितना हो गया 3, इसके लिए N2 कितना हो गया 2, और इसके लिए जो N1 है किसके लिए, हम लाइमन के लिए बता रहे हैं, N1 कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लें। अब ध्यान दीजिए, जब ये N2 से कहाँ आ रहा है, N1 में, तो ये स्पेक्ट्रम शो करेगा, यानी कि अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और यही रेडिएशन जो मिलती है वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलती है, जो अलग अलग किस में बटी होती है, सीरीज में बटी होती है, अलग अलग रीजन की सीरीज में बटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अलग अलग क्षेत्र में बटी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बामर विजिबल रीजन में है, आपका जो पास्टन है इंफ्रारेड, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, फंड भी और इंफ्रारेड में है, हम्फ्री आपका फार इंफ्रारेड रीजन में आता है। अगला टॉपिक आपका सोमरफेल्ड मॉडल।
साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की डुअलिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एज अ वेव नेचर काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको डे ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। साथ ही आगे चल के आपको क्वांटम नंबर्स, ये सारे वीडियोस या ये सारे आपके टॉपिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको अगर यहाँ तक कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए हमसे, ठीक है। थैंक यू।